कहा जाता है कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसे ही एक सलाहकार को पाल रखा है जो सिद्धू की राह में ही कांटे बो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह मालविंदर सिंह माली को अपना सलाहकार बनाया, वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके कारण पंजाब में कांग्रेस की छवि लगातार खराब होती जा रही है। कश्मीर को अलग देश बताकर माली ने जो विवाद शुरू किया था वह अभी खत्म नहीं हुआ कि अब उन्होंने अपने फेसबुक पर एक और विवादित कार्टून चिपका दिया। इस कार्टून के जरिए माली ने सीधा गांधी वाड्रा परिवार को ही अपने निशाने पर ले लिया। माली ने अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विवादित कार्टून लगाया और इस पर विवादित टिप्पणी भी कर डाली। जाहिर है कि जिस गांधी परिवार की कृपा से नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने, उस परिवार पर ही सिद्धू का सलाहकार हमला करे तो ये बात गांधी परिवार को कैसे पसंद आ सकती है। मालविंदर सिंह माली के फेसबुक पेज पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विवादित कार्टून कांग्रेसियों को अखर रहे हैं। माली ने अपने फेसबुक के कवर पेज पर 1990 के आसपास प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन जनतक पैगाम के मुख्य पृष्ठ का फोटो लगाया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को हाथ में बंदूक लिए दिखाया है, जिसके एक सिरे पर खोपड़ी लटक रही है। इंदिरा गांधी के पीछे भी खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ है। इस पेज पर पंजाबी में लिखा है कि हर जाबरदी यही कहानी, करना जबर ते मुंह दी खानी, यानी हर जुल्म करने वाले की यही कहानी है, अंत में उसे मुंह की खानी पड़ती है। ये फोटो 1984 में हुए सिख दंगों को दर्शाता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा से घिरती रही है। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सिद्धू से कहा कि वे माली को ये पोस्ट हटाने को कहें, साथ ही उन्हें विवादित बयानबाजी न करने को भी कहें, लेकिन सिद्धू ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी नेताओं से ये बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष का सलाहकार इस तरह के फोटोज अपने फेसबुक पेज पर लगाए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू खुद को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी कहते हैं। ऐसे में उनके सलाहकार द्वारा राहुल और प्रियंका की दादी और कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ इस तरह का कार्टून वाला फोटो फेसबुक के कवर पेज पर लगाना कांग्रेसियों को कैसे रास आ सकता है। इससे पहले भी मालविंदर माली कश्मीर के मुद्दे पर अपनी टिप्पणी को लेकर घिर गए थे। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी की थी कि कश्मीर अलग देश है और इस पर भारत और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। उनकी इस टिप्पणी पर फेसबुक पर कई लोगों ने टिप्पणी की और कुछ ने उन्हें सलाह दी कि वे एक और मोर्चा न खोलें। कुछ ने लिखा, सिद्धू आपके साथ ऐसे मुद्दे पर खड़े नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी क्या हुई? कश्मीर में बैठी महबूबा मुफ्ती उछल कूद मचाने लगी और कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से करते हुए कश्मीर को अफगानिस्तान बनाने की धमकी तक दे डाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह तालिबान ने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया, वैसे ही कश्मीर में भी होगा। महबूबा मुफ्ती के इस विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए निर्मला सीतारमण ने महबूबा मुफ्ती को इस तरह के बयान देने से बचने की सलाह दी और कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका को भागने पर मजबूर किया। हमारे सब्र का इम्तहान मत लो, जिस दिन सब्र का इम्तहान टूटेगा आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करना चाहती है तो उसे आर्टिकल 370 बहाल करना होगा और बातचीत के जरिए कश्मीर के मुद्दों को हल करना होगा। कुलगाम में सभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को भागने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन तालिबान के बर्ताव पर पूरी दुनिया नजर रख रही है। मैं तालिबान से अपील करती हूँ कि वह ऐसा कोई काम न करे जो दुनिया को उनके खिलाफ जाने के लिए मजबूर करे। तालिबान में बंदूकों की भूमिका खत्म हो गई है और विश्व समुदाय देख रहा है कि वे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पीडीपी चीफ ने कहा कि 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के नेतृत्व से वादा किया था कि लोगों की पहचान की हर तरह से रक्षा की जाएगी और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर आजादी के वक्त भाजपा सरकार होती तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कश्मीर में असंतोष को कुचलने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के लोगों की भावनाओं में सुधार नहीं होता तो भारत सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर भागों में टूटने के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस समय इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत मजबूत राष्ट्र है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, न कि जो बाइडेन। हम सभी आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। महबूबा मुफ्ती देशद्रोही हैं, वे देशद्रोह में लिप्त हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों का अपमान किया है। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में तालिबान राज चाहती हैं, लेकिन हमारी सरकार सभी आतंकियों का सफाया कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, शिवसेना की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। नतीजा ये कि अब तक नारायण राणे के खिलाफ 36 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। नारायण राणे ने ये कहकर महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया कि उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना से ऊब चुके हैं और वे जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। नारायण राणे के इस बयान के बाद खलबली तो मचनी ही थी और मची भी। वजह ये कि एमपी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के कामकाज में लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है और वे इन बातों से बेहद खफा भी हैं। असल में नारायण राणे ने ये कहा कि एकनाथ शिंदे केवल फाइल्स पर हस्ताक्षर करने वाले ही मंत्री बचे हैं। वे शिवसेना से ऊब गए हैं। उन्हें जल्द हमारे साथ जोड़ा जाएगा। राणे के इस बयान ने राज्य की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है और इस बात की अटकलें कई महीनों से लगती रही हैं कि एकनाथ शिंदे पार्टी में नाराज चल रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होने के बावजूद मुंबई के एमएमआरडीए और बीएमसी कमिश्नर यहां उनसे ज्यादा सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे का हस्तक्षेप होता है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर 2 दिनों में 36 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। राणे की जन आशीर्वाद यात्रा जिन इलाकों से होकर गुजरी, उन सभी पुलिस स्टेशंस में आयोजकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में महाविकास अघाड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रहे हैं और उनके पहले नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे असहाय होकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। नारायण राणे ने कहा कि आज यदि बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो वे अपने हिंदुत्व की विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन उद्धव ठाकरे असहाय होकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। ठाकरे स्मृति स्थल के आसपास की दुर्दशा का जिक्र करते हुए राणे ने कहा कि स्मृति स्थल गंदगी से घिरा हुआ है और अगर शिव सैनिकों को उसे पवित्र करने की इतनी ही फिक्र है तो पहले उसे अच्छी स्थिति में ले जाना चाहिए। ये स्मृति स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनना चाहिए, लेकिन इसकी दशा तो शिवसेना के 32 वर्ष के कार्यकाल में हुई मुंबई की दशा जैसी ही है। अब शिवसेना से छुटकारा पाने का समय आ गया है। राणे ने कहा कि भाजपा मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाकर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि यदि शिव सैनिक बदले की भावना से काम करेंगे तो राज्य के लोग उन्हें नकार देंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुनव्वर राणा तो एक है, लेकिन इसके लफड़े अनेक हैं। मुनव्वर राणा को बहुत सी चीजों से दिक्कत है। उन्हें सीएए से दिक्कत है, उन्हें राम मंदिर से दिक्कत है, यहाँ तक कि आतंकियों की गिरफ्तारी से भी समस्या है। तालिबान के तो वे पक्के समर्थक हैं, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में तो वे संसद को गिरा देने तक की बात कह जाते हैं। बेधड़क लफूजी करने में माहिर मुनव्वर राणा के खिलाफ हाल में एफआईआर दर्ज किए गए हैं, लेकिन इससे क्या होगा? मुनव्वर राणा को असल में बूस्टर डोज की जरूरत है। अपने बयानों के जरिए तालिबान की शान में मुनव्वर राणा ने इतने कसीदे पढ़ दिए कि ऐसा लगने लगा है कि काश हिंदुस्तान में तालिबान का राज होता तो सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती। भारत में लोकतंत्र है तो इस तरह की बयानबाजी पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से मुनव्वर राणा अगली बार और जहर भरे बयानों के साथ सामने आने को तैयार हो जाते हैं। मुनव्वर राणा ने अफगानिस्तान में होने वाली क्रूरता की तुलना भारत से कर डाली। मुनव्वर राणा ने कहा कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ पर ही है। उन्होंने रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण देते हुए कहा कि वाल्मीकि भी पहले डाकू थे, बाद में लेखक बने। तालिबान भी अब बदल गया है।
वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मुनव्वर राणा ने समाज को बांटने वाले ये बयान दिए हों। राणा पहले भी कई बार अपने विवादित बयानों के जरिए मुसलमानों में खौफ भरने की कोशिश करते दिखे गए हैं। बड़ी शायर कहे जाने वाले मुनव्वर राणा इन दिनों अपने नफरती बयानों से सुर्खियों में बने रहने के लिए जाने जाते हैं। धर्मांधता की पट्टी आंखों पर चढ़ाए हुए मुनव्वर राणा सरकार से लेकर पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। देश में चल रहे CAA विरोधी प्रदर्शनों के बाद भड़के दंगों में कई लोगों की जान गई थी। CAA के खिलाफ एक बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने इसमें काल्पनिक रूप से NRC जोड़ते हुए मुस्लिम समुदाय के बीच भय फैला दिया। CAA को लेकर मुनव्वर राणा ही नहीं बल्कि उनकी बेटियां भी लखनऊ में हुए प्रदर्शनों का मुख्य चेहरा बन गई थीं। CAA विरोधी आंदोलनों को लेकर मुनव्वर राणा ने केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा था कि उन्हें योगी के राज में यूपी में डर लगने लगा है। भाजपा इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सभी लोगों ने मान लिया है, लेकिन मुनव्वर राणा मुस्लिम समुदाय को भड़काने का ये मुद्दा हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। उन्होंने राम मंदिर पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए बल्कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। मुनव्वर राणा का मानना था कि राम मंदिर मामले में कहीं न कहीं हिंदुओं का पक्ष लिया गया है। फैसला तो आया लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना उनकी मजबूरी है। प्रदेश में योगी सरकार द्वारा लाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी मुनव्वर राणा ने मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के तौर पर पेश किया। उन्होंने भड़काने की नीयत से कहा कि हमारा तो नजरिया ये है कि 2 बच्चे आप एनकाउंटर में ही मार देते हैं, एक कोरोना में मर जाता है, कम से कम एक तो बच जाए जो अपनी अम्मा अब्बा का शव कब्रिस्तान तक पहुंचा दे। मुनव्वर राणा ने इन दिनों हर मुद्दे को घुमा फिरा कर मुसलमानों से जोड़ देने में महारत हासिल कर ली है। जुलाई महीने में यूपी की राजधानी लखनऊ में अलकायदा से जुड़े एक संगठन के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले पर भी मुनव्वर राणा ने आतंकियों की गिरफ्तारी को चुनावी तैयारी बता दिया था। वहीं दोनों आरोपियों को जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से कानूनी मदद की बात पर उन्होंने इसे सियासी रंग देते हुए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी यूपी में हैदराबाद से वोट लेने आए ओवैसी क्यों नहीं लेते। किसान आंदोलन के समर्थन में मुनव्वर राणा ने जनवरी में एक शेर में संसद को गिराकर खेत बना देने की बात कहते हुए सेठों के गोदामों को जला देने की बात कही। अपने कुतर्कों के जरिए मुनव्वर राणा इस मामले को भी डिफेंस करते दिखाई दिए थे, लेकिन विवाद ज्यादा बढ़ने पर उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।